ये आपके लिए फॉर एवर आगे भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल के लिए भी और हमेशा के लिए। और इसमें आप देखिए इसकी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। तो आप पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह कर लीजिए तो 40% आपका पेपर इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस पे ये चैप्टर्स करते हुए आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और 20% आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 60% पेपर आपका इन 3 मॉड्यूल्स में कवर हो जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ये जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं आपके लिए हमेशा के लिए आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ अब के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ये 2020 होते हैं तो देखो 75% तो आपका ऐसा पेपर है जो आपको हमेशा के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आज हमने करना है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा According to Collins Dictionary, the term framework refers to the structure that form a support or frame for something. आप लोग अपनी फोटोग्राफ लगाते हो तो किस में डाल के रखते हो? फोटो फ्रेम में रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ जी। यस मैम। तो वो इसलिए रखते हो कि उसका एक फ्रेम तैयार करना पड़ता है पहले, तभी आप उसमें उसको सेट कर सकते हो। इसी तरह जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो उसका एक पहले फ्रेम तैयार करना पड़ता है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। वो इसीलिए कि फोटो आप बिना फ्रेम के खड़ी नहीं कर सकते, आप खड़ी करोगे तो वो गिर जाएगी। तो उसको एक सपोर्ट मिलती है ताकि वो खड़ी रहे। इसी तरह आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं अगर आपको वो क्लियर हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके आइडियाज क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं और हमें कैसे करना चाहिए, अगर ये सब आपको क्लियर है तो आपका अकाउंटिंग का बेस स्ट्रोंग हो जाता है और आप कभी भी अकाउंटिंग में डगमगा नहीं सकते। इन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए कॉमन सेट ऑफ रूल्स। अब इस फ्रेमवर्क में है क्या? हमारे फोटो फ्रेम में तो लकड़ी होती है या मेटल होता है, हमें पता है कि तो उसको जोड़ा होता है। इसमें क्या है? अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में आपके पास है रूल्स एंड गाइडलाइंस कि किन रूल्स पे आपको चलना है और क्या गाइडलाइंस है। अब रूल्स और गाइडलाइंस में क्या फर्क है? रूल्स होते हैं जो हमें मैंडेटरी फॉलो करने ही करने हैं। गाइडलाइंस होती हैं कि अगर हम कहीं फंस जाएं तो हमें गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, रेड लाइट आ गई तो आपको रुकना पड़ेगा, ये सेट ऑफ रूल है। ठीक है, ग्रीन लाइट आएगी आप तभी चलोगे, ये रूल है। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता चल रहा, खासकर आप कभी चंडीगढ़ आए हो तो देखो हर सर्कल पे लिखा होता है इधर सेक्टर 34 जा रहा है, इधर सेक्टर 35 जा रहा है, इधर 44 जा रहा है, वो गाइडलाइंस है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी अकाउंटिंग में भी रूल्स भी हैं जिनको मैंडेटरी है आपको फॉलो करना, और गाइडलाइंस भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं अगर कहीं आप स्ट्रक हो जाते हो तो आपको किस तरह से काम करना है। that is used to measure, recognize, present and disclose the information appearing in entities financial statement. देखो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एक है, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं बट जो करना ही करना है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जरूरी है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और उसको प्रेजेंट करना। तो आपको जो ये रूल्स और गाइडलाइंस बताएंगी तो ये आपको हेल्प करेंगी कि आपको अपनी कोई ट्रांजैक्शन को मेजर कैसे करना है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और डिस्क्लोज किस तरह से करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, तो ये वर्ड्स याद रख लो, मेजर, रिकॉग्नाइज, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। तो 4 फ्रेमवर्क हैं आपके अकाउंटिंग के, 4 तरह के आपके फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम 4 पिलर्स भी बोल सकते हैं। इसमें है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी। ये चारों आपको याद करने हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग के 4 पिलर कौन से हैं, तो याद कर लो कंसेप्चुअल,
लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी। तो अब मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप में से ही किसी एक स्टूडेंट से रीडिंग करवाऊंगी, फिर उसको मैं डिस्कस करूंगी। उससे क्या होगा, एक तो आपकी अलर्टनेस बनी रहेगी, और जो बच्चा रीड करेगा, बाकी जो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सब लोगों से तो रीड नहीं करवा सकती, डिस्टरबेंस हो जाएगी, वन बाय वन सभी की टर्न आएगी। लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे और जो पढ़ेगा, उसको आधा तो देखो आपकी क्लास में ही तैयारी हो जाएगी। बाकी आधी तैयारी का तरीका मैंने आपको फिर से बता देना है कि आपको बार बार इसको रीड करना है। मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से कर लो। आपके साइट पे जितने एमसीक्यूज के पेपर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, आपको अपनी साइट से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की। ये सब करोगे तो आप अच्छे से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, इतना ही करके जितना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई भी चीज, आपको कोई सॉन्ग याद करना होता है, तो कभी कभी आप बताओ, एक बार ही सुन के सॉन्ग याद हो गया आपको? हाँ जी बताइए, कोई एक ऐसा नो स्टूडेंट मैम। है जिसने, तो फिर बार बार सुनते हो ना अगर आपको सॉन्ग याद करना है तो फिर आप ये क्यों यस सोचते हो मैम। कि मैंने एक बार ही मॉड्यूल पढ़ा और मेरी तैयारी हो गई। तो देखो, बाद में जाके आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा काम, मान लो मैंने एक लकड़ी आज रखी, उसके ऊपर एक लकड़ी कल रखी, एक लकड़ी परसों रखी, तो करते करते मेरा ढेर बन जाएगा। बट मैं अगर सारी इकट्ठी उठाऊंगी तो नहीं उठा पाऊंगी। तो आपने करना क्या है कि जितना आज आप पढ़ोगे, उसको कल तक आपका होमवर्क यही रहेगा कि 4 बारी कम से कम पढ़ना है, और जो पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बनाने हैं। इतना आप करोगे के लिए सफिशिएंट है। पर डेली का अगर आप आज नहीं करोगे, तो आज और कल का मिला के वो डबल हो जाएगा, और फिर आपको मुश्किल हो जाएगी करनी। तो इसलिए साथ साथ रिवीजन करनी है। ये बात अपने दिमाग में लेके चलो कि जैसे जैसे मैडम ने जितना आज कराया, इसको मुझे कम से कम 4 बारी पढ़ना ही पढ़ना है। गॉट इट और नॉट? यस मैम। तो अब मैं सबसे पहले शुरू करवाऊंगी गुंजन से। गुंजन, आप मेरे को इसमें से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो दो पिलर्स आप पढ़ेंगे, एक कंसेप्चुअल और एक लीगल। हाँ जी पढ़िए। गुंजन, आर यू देयर? अपना माइक ऑन करो गुंजन। बेटा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत करो कि क्लास लगा ली और आप फिर क्लास से बाहर चले गए, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। आप हमारे साथ नहीं गलत कर रहे हो, अपने साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, नाउ आई कम टू रमन। रमन, हाँ जी गुंजन, आर यू देयर? हाँ जी मैम, वो गुंजन, पीछे मम्मी काम कर रही थी ना थोड़ा जा किचन का, इस करके मैं माइक ना नहीं ऑन की। बेटा, क्लास के टाइम काम कैसे करोगे? मैं भी कर लेती हूँ जाके अपना ऑफिस का मैम काम, फिर नहीं, ठीक है, बोलती रहूंगी। मैम नहीं, मैं नहीं, मम्मा कर रही थी, उधर नॉइस आ रही अच्छा, थी मम्मा इसमें कर से। रही थी। हाँ ओके जी। ओके ओके, गुड। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पीकर ऑन अपना तेज करिए आवाज, और दो फ्रेमवर्क आप पढ़िए, हाँ जी मैम। कंसेप्चुअल एंड लीगल। हाँ जी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ जी पढ़िए द पढ़िए, हम सुन कंसेप्ट रहे हैं बेटा। The conceptual framework is a body of interrelated objectives and fundamentals. The objectives identify the goals and purposes of financial reporting, and the fundamentals are the underlying concepts that help achieve those objectives. Those concepts provide guidance in selecting transactions, events, and circumstances to be accounted for, how they should be recognized and measured, and they should be summarized and reported. It states that the objectives of general purpose financial reporting and the information provided by it. Conceptual framework also guides on the qualitative characteristics that the financial statements must possess. Conceptual framework often plays an important role in the development of institutional framework and assists preparers to develop consistent accounting policies when no accounting standard applies to a particular transaction or other event, or when a standard allows a choice of accounting policy.
हाँ जी, आगे चलिए, लीगल फ्रेमवर्क भी पढ़िए। Okay. Legal framework. Businesses are often controlled by various statutes under which they are formed. For example, in India, partnership organizations are governed by Indian Partnership Act 1932 or Limited Liability Partnership Act 2008. Cooperatives are controlled by the Cooperative Societies Act 1912. Companies are governed by the Companies Act 2013. In addition, banks are controlled by Banking Regulation Act 1949. Insurance companies are under the Insurance Act 1938. Electricity companies are also governed by the Central Electricity Act 2013. All these statutes, including various rules framed under them, not only govern the administrative setup of these organizations but also provide important guidelines regarding use of resources, financing, and also on the maintenance of books of accounts and treatment of specified transactions. For example, the Companies Act 2013 and Companies Accounts Rule 2014 provide useful provisions on maintenance of accounting records, accounting for issue and redemption of securities, investments to be done, consolidation, and even winding up of the company. Companies Corporate Social Responsibility Rules 2014 provides the guidelines regarding accounting of CSR expenses as well as carry forward and set of excess amount spent. Thus, legal framework plays an important role in accounting. The schedules of this act also provide important guidelines on the form and contents of financial statements. ठीक, गुड। तो देखिए, अब हमारे पास 4 में से 2 पिलर आ गए जो हम पढ़ रहे हैं, जो गुंजन ने पढ़े हैं बड़े अच्छी तरह से, वेरी गुड। पहला है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ए बॉडी ऑफ इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल। कंसेप्चुअल क्या होता है कि कंसेप्ट क्या है, कोई चीज, कोई बॉडी क्यों बनाई गई है, क्या चीज उसके अंदर रिलेटेड है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाते हैं, कोई कंपनी हम बनाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को ना प्रोफेशनल मानना शुरू करो। आपने प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है तो अपने आप को ये मान के चलो कि हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कल को हम सीएम में बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जॉब में जाते हैं, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ अकाउंट्स आना इज नॉट ए प्रोफेशनल जॉब। तो कोई भी कंपनी जब बनती है तो फंडामेंटल बनते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि क्या कंसेप्ट है, हम ये फोटो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हेलो, नमस्ते मैम। शैली, नहीं मैं नहीं जानती। हाँ जी, तो इसमें सॉरी, तो इसमें वो ये कहता है कि हम ये, आप फोटो फ्रेम लेके आते हो, क्यों लेके आते हो, आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें किसकी फोटो लगानी है। कोई फोटो छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही लेके आते हैं ना हम फ्रेम। तो हमें फ्रेमवर्क कंसेप्ट उस हिसाब से बनाना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बड़े ऑब्जेक्टिव है हमारे या छोटे ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल क्या है। द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द गोल्स एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है वो किस लिए कर रहे हो, क्या गोल है, क्या पर्पस है, क्या आप टैक्सेशन के लिए कर रहे हो, क्या आप शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हो, कौन से स्टेक होल्डर किस लिए कर रहे हो। एंड फंडामेंटल आर अंडरलाइंग कंसेप्ट्स दैट हेल्प अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब फंडामेंटल वो है जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। Those concept provide guidance in selecting transactions. अब जब कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है,
कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, सर्कमस्टांसेस क्या है टू बी अकाउंटेड फॉर एंड हाउ दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर। तो हमने शुरू से पढ़ा था कि हमने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है, उनको मेजरमेंट करनी है। तो हम किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मेजर करेंगे, अपनी अकाउंटिंग में लेके आएंगे, एंड हाउ दे शुड बी समराइज्ड, और फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रायल बैलेंस में जब हमें समराइज करते हैं तो वो हमारी ट्रायल बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। उसको किस तरह से हम समराइज करेंगे और किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले ही क्लियर होने चाहिए। एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है ना, तो उसके दिमाग में पहले सब कुछ होता है कि मुझे क्या बनाना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए। आप लोग जब अपना घर बनाते हो तो आपको पता होता है मुझे ये रूम चाहिए, यहाँ पर किचन चाहिए, यहाँ रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वही चीज यहाँ पर है, आपने बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी है, और ये नहीं है कि हाँ जो हो गया हम वही दिखा देंगे, हमें बहुत अच्छी तरह से उसको दिखाना है। तो उसके लिए हमें पहले ही हमें अपने ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले तो हमारी जर्नल पर्पस, स्पेशल पर्पस तो हम बाद में देखेंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सबसे पहले जर्नल पर्पस होता है उसका। नॉर्मली हमें कंपनी एक्ट कहता है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, दिस इज द जर्नल पर्पस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आल्सो गाइड the qualitative characteristics that financial statement must possess। देखो, एक आप अपना अपना ही देखिए, घर आपने देखा, एक घर बना हुआ है, दूसरा घर बना हुआ है। कोई घर तो हमें लगता है बेसिक सा बना हुआ है, कोई घर हम कहते हैं वाह कितना अच्छा बना हुआ है, हमें देखते ही बड़ा पसंद आता है ना। घर तो दोनों ही है, होता है ना ऐसा कि नहीं होता? हाँ जी बच्चे बोलो। Yes, ma'am. तो क्या फर्क है दोनों में? किस चीज का फर्क आता है? क्वालिटी का। एक मैम पेंटिंग नॉर्मल है, एक पेंटिंग, हाँ जी बोलिए बेटा। ਮੈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ हाँ ਜਾਂਦਾ। एग्जैक्टली जब हम बहुत अच्छी प्लानिंग करके, बहुत क्वालिटी का मटेरियल लगा के, किसी इंटीरियर डेकोरेटर से पूछ के वो चीज करते हैं, तो वो चीज देखने की अलग होती है। वही चीज यहाँ पर है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो सब में ही एसेट्स और लायबिलिटी, आप कहोगे क्या चीज है भाई इसमें अलग? सब में एसेट्स आती है, एक तरफ लायबिलिटी आती है, एक तरफ कैपिटल आती है, हमें पता है सब कुछ। बट नहीं, किस एसेट को कैसे दिखाना है, किस लाइबिलिटी को कैसे दिखाना है, किस चीज में क्या रूलिंग लगानी है, दैट इज द कंसेप्ट्स दैट यू हैव टू क्लियर अपने दिमाग में, तभी आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नजर आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये एक दिन में नहीं होता है। अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना, और मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सबके 80% से ऊपर मार्क्स आना। तो उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी है, अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करो, तभी आप उस आपका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपका यहाँ का फ्रेमवर्क अच्छा बनेगा, तभी आप कल को कंपनी का फ्रेमवर्क अच्छा बना पाओगे, उनकी रिपोर्टिंग अच्छी कर पाओगे। जब आप खुद की रिपोर्टिंग अच्छी करोगे, अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आओगे, आपको ये चीजें याद रहेंगी जब आप कंपनी में जाओगे कि हाँ हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। Conceptual framework often plays an important role in the development of institutional framework and assist prepared to develop consistent accounting policies। इस चीज पे हाईलाइट कर लेना, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, अगर आपने एक वो राजा था, आपने सुना होगा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो कभी अपनी राजधानी कोई बना लेता था, कभी कोई बना लेता था, तो वो अच्छा सक्सेसफुल राजा नहीं बना। तो यही चीज यहाँ पर है, आपने जब कोई एक पॉलिसी बना ली, माउथ ऑफ वर्ड होता है ना, मैंने कह दिया, वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान भी पता नहीं कौन सा हुआ है जो भी वटेवर, वो कहता है मैंने एक खुद से भी कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की नहीं सुनता। वही कमिटमेंट यहाँ पर है, एक बार आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर मैंडेटरी कहीं चेंज करना पड़े तो कर सकते हैं, बट रूटीन में फ्रीक्वेंटली आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करोगे। ये आप वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, उससे आपका फ्रेमवर्क अच्छा बनेगा। तो कंसिस्टेंसी आपने अपनी पढ़ाई में भी लेके आनी है,
मैंने बोल दिया रोज पढ़ना है, चार एक तो क्लास रोज लगानी है, आज नहीं, आज लगा ली, अगली बारी चलो छोड़ो देखी जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नो 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 नो, देखो रिकॉर्डिंग में और फेस टू फेस में बड़ा फर्क होता है। आपको मैं बता दूं, हर चीज की क्वालिटी में फर्क होता है। और रूटीन 2 दिन छोड़ दोगे, तीसरे दिन लगाओगे तो उसमें भी फर्क है। आप खुद देखना क्वालिटीज में कितना फर्क आता है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होना जरूरी है। व्हेन नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट, व्हेन स्टैंडर्ड अलाउ और चॉइस ए अकाउंटिंग पॉलिसी। अब स्टैंडर्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कुछ लोग कंसिस्टेंट नहीं होते थे, पॉलिसीज में कंफ्यूजन होती थी, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती थी, उन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। जैसे अब देखो, किसी दिन सर्कल के ऊपर लाइट ना हो ना, तो गाड़ियां एक दूसरे के बीच में भिड़ती रहती हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, हर कोई कहता है पहले मैं निकल लूं, पहले मैं निकल लूं। तो उससे बचने के लिए सरकार ने लाइट लगा दी कि हाँ अब आपकी बारी नहीं है, आप खड़े रहो, रेड लाइट है, ग्रीन वालों को जाने दो। वही चीज यहाँ है कि कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए और आपको उनको फॉलो करना ही करना है। दैट इज योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब दूसरा आता है लीगल। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए और आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दीज आर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल क्या है? लॉ को फॉलो करना, हर एक चीज का लाभ है ना हुए, वही बात है। लीगल फ्रेमवर्क क्या आता है फिर आगे? रेड लाइट ने आपको बता दिया कि आपने रुकना है, उसके बाद भी आप नहीं रुक रहे, क्रॉस करोगे तो क्या होगा? हाँ जी, कंसेप्ट बन गया, रेड लाइट पे रुकना है, आपको पता भी है रेड लाइट पे रुकना है और आप फिर भी नहीं क्रॉस कर जाते हो तो क्या होगा? हाँ जी, एक्सीडेंट, फाइन पे चालान होगा आपका। एक्सीडेंट तो बात की बात है, होगा या नहीं होगा, सबसे पहले चालान होगा, पुलिस पकड़ लेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेनल्टी पड़ जाएगी। वही चीज यहाँ पर है। अगर आप अपने अकाउंटिंग्स में लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करोगे, जो लॉ ने कह रखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, तो पकड़े जाओगे, पेनल्टी पड़ेगी, चालान हो जाएगा। तो हर एक कंट्री के अपने लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, उनको उन लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना होता है। बिजनेस आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय वेरियस स्टेटस अंडर विच दे आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब हम तो इंडिया में पढ़ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के ही लीगल फ्रेमवर्क को देखेंगे। हम यूके के या यूएस के फ्रेमवर्क को देख के क्या करेंगे? तो इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कौन से लॉ को देखना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी है। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हो तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे आप अब आईसीडब्ल्यू कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, तो आप सीएमए की बुक्स पढ़ रहे हो, सीएस कर रहे होते तो सीएस की बुक्स पढ़ते, है ना? वही चीज है ना, बनी हुई है ना हर एक की अलग अलग। अब कोऑपरेटिव्स आर कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब ये ना एक्ट जो है ना, मैं आपको यहाँ जरूरी नहीं है याद करने, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि एक नोट्स बना लेना कौन कौन से एक्ट हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ये सब काम आने वाले हैं। तो कितने एक्ट हो गए देखो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932। कंपनीज किसके हिसाब से चलती हैं? एक तो आपके एमसीक्यू निकलेंगे इसमें से कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से एक्ट से निकलती हैं, वहां आप याद करते रहोगे 1932 था या 1912 था, तो इसलिए लिख के नोट्स में याद कर लो सबके, ईयर भी और एक्ट भी। क्योंकि कहीं कोऑपरेटिव की जगह उसने कुछ और लिख दिया और आगे सोसाइटी की जगह कुछ और लिख दिया, तो वह चारों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको लिख के याद कर लो। कंपनीज का है कंपनीज एक्ट 2013। बैंक आगे आएगा आपके पास, ये सब बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो बैंकिंग के लिए है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट 1938, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये सारे एक्ट आपको याद करने, कितने हैं? 4 5 5 यही तो है, लिख के याद कर लेना।
All these statutes including various rules and framed under them, हर एक एक्ट के अंदर अपने रूल्स लगाए हुए हैं और आपको उनको फॉलो करना है. Not only govern the administrative setup of these organization, उसमें administrative setup का भी बताया हुआ है. Administrative setup क्या होता है कि head कौन होगा, उसके नीचे कौन कौन सी मतलब designations होंगी, उसके बाद क्या होगा, वो किस तरह से काम करेंगे. बट आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज. इसके अलावा इन एक्ट में ये भी बताया गया है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें है हमारे रिसोर्सेज केयर होते हैं और उसको हमने अच्छे से यूज करना होता है. तो इसमें यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बताया गया है. एंड फाइनेंसिंग एंड आल्सो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने किस तरह से रखनी है और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को किस तरह ट्रीटमेंट करनी है. हर एक एक्ट में अपने अपनी एरिया के बारे में बताया गया है और जिस एरिया में आप काम कर रहे होते हो आपको उस एक्ट को फॉलो करना ही होता है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 2013, उसके अलावा कंपनी अकाउंट रूल्स भी हैं 2014. अब अकाउंट्स रूल्स 2014 है तो आपको दोनों फॉलो करने हैं. अकाउंटिंग करते हुए एक्ट भी फॉलो करना है, रूल भी फॉलो करने हैं. प्रोवाइड यूजफुल रीजंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ. अब बता क्या है रूल्स कि आपने किस तरह से मेंटेन करने हैं. ठीक है. अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज. अगर आपने सिक्योरिटीज इशू करनी है तो कैसे करनी है, रिडम्पशन करनी है तो कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, कंसोलिडेशन करनी है तो कैसे करनी है, वाइंड अप करना है कंपनी को तो कैसे करना है. तो ईच एंड एवरीथिंग एक्ट और रूल के अंदर लिखी होती है. आपको काम करते हुए उसको फॉलो करना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आप लॉ का पेपर पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे उसमें भी ये चीजें आएंगी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 में ये नई चीज लाई गई है कंपनी एक्ट में, क्योंकि कंपनीज जो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई थी. वो क्या करती थी कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, सोसाइटी जाए भाड़ में. कितने पोल्यूशन इंडस्ट्रीज में से निकलते हैं, कितने पोल्यूटेंट्स को वो रिवर्स में मिला देते हैं, केमिकल्स को अपना फैक्ट्रीज में से निकल निकल के जा रहे होते हैं. तो आसपास वाले लोगों पे उनके काम का क्या, उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. अगर आपको याद हो किसी को, थोड़े टाइम पहले ये जो मोटरसाइकिल्स चलती हैं या बसेस चलती थी उनमें से बहुत धुआं निकलता था, वो पोल्यूशन फैलाता था. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका एक वो होता है, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे लगा होता है उसमें कि हाँ आपका पोल्यूशन वाला जो है वो ठीक है, अब आपका ये धुआं नहीं. अभी किसी कहीं से धुआं निकलता मैंने नहीं देखा मोटरसाइकिल में या बस में. इसी तरह से कंपनीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है. उसकी ऑडिट भी होती है, उसके अकाउंट्स पे उनको मेंटेन करने होते हैं. उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना होता है कि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर रहे हैं. इसको हम CSR बोलते हैं. उसके लिए क्या खर्चा किया, किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. एंड सेट ऑफ एक्सेस अमाउंट स्पेंट. दस लीगल फ्रेमवर्क प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन अकाउंटिंग. तो इसलिए हम लीगल को छोड़ नहीं सकते. कंसेप्ट देख लिए हमने, पहले हमने कंसेप्ट को फॉलो करना है, फिर हमने लॉ को फॉलो करना है. द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आप देखिए, आप अकाउंट्स की गाड़ी चला रहे हो, आपको कंसेप्ट पता चल गया कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है, येलो पे रेडी हो जाना है. फिर आपने लॉ को फॉलो किया कि अगर मैं रेड लाइट पे भी निकल गया तो मेरा चालान हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपने लॉ को फॉलो करना है. ठीक है. आगे है कहीं स्लिप रोड है तो स्लिप रोड पे जाना है, अपोजिट साइड नहीं जाना है. फिर आपने देखना है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. तो अब मैं इनवाइट करूंगी किसको, who is there next? Raman is there next. Raman, will you read? Yes, ma'am. आप पढ़िए. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों पढ़िए. Okay, ma'am. Institutional framework refer to the guidelines issued in form of certain pronouncements by institutions administered by the sovereign authorities to oversee the development of the respective field. In India, the Institute of Chartered Accountants of India has been entrusted to develop standards in the field of accounting to ensure comparability and consistency in accounting information. The Indian Accounting Standard Board
of ICAI thus develops quality accounting standards on different areas of accounting. Currently, there are two sets of accounting standard in India. Accounting standard as per Companies Accounting Standard Rule 2021 and Indian Accounting Standard under Companies Indian Accounting Standard Rule 2015. In addition, the Cost Accounting Standard Board of the Institute of Cost Accountant of India has so far developed 24 cost accounting standards to facilitate cost accounting and reporting. Regulatory framework. The activities of organization often come under the regulatory ambit of various regulators. In India, there are different regulatory authorities in different segments of financial market, such as RBI in money market operations, SEBI in capital market operations, IRDAI in insurance sector, PFRDA in pension funds. In addition, there are Telecom Regulatory Authority of India, Competition Commission, etc. The regulations imposed by these authorities may also have important bearing on accounting of a concerned entity. For example, regulations issued by SEBI largely shape the accounting and, more importantly, reporting by the listed firm in India. Similarly, regulations framed by IRDAI affect the accounting and reporting in insurance company. In banking, Basel norms and other guidelines issued by RBI largely determine the accounting companies. Accounting of NPA, non-performing asset, Central Electricity Regulatory Commission's Terms and Conditions of Tariff Regulation 2009 affect the determination of tariff and accounting in an electricity company in India. The above four framework provide the foundation on which accounting and more specifically corporate accounting is based in India. They help to streamline the accounting process and helps to improve the quality of the reports generated and thereby contribute in the overall development of accounting. गुड। तो अब हमारे दो, देखो वैसे भी मैं आपको एक और याद करने के लिए बता रही हूँ, एक फ्रेम, फोटो फ्रेम के कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं फोटो फ्रेम के बेटा? 4 होते हैं ना? 4। अगर उन 4 में से एक को तोड़ दिया जाए तो क्या फोटो फ्रेम खड़ा रहेगा या अच्छा लगेगा? नो मैम। और किसी भी टेबल को देखो, उसके भी 4 पिलर होते हैं, तो ये भी आपके 4 पिलर हैं। चारों पिलर्स को आपने याद रखना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तीसरा पिलर है हमारा। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क गाइडलाइन रेफर टू द गाइडलाइंस इशूड इन फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोनाउंसमेंट्स बाय द इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन द स्वयं अथॉरिटीज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव फील्ड। अब जो भी इंस्टीट्यूशन से जो रिलेटेड होता है, उनकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, ताकि हमारे प्रोफेशन में कोई गलत काम ना करे और डेवलपमेंट हो उस फील्ड की, और उसमें लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। क्योंकि अब आप पढ़ोगे, मेरे कहने से हो सकता है कोई बच्चा 4-5 बार भी पढ़े, उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, थोड़े टाइम बाद आप काम करना बंद कर दोगे तो भूल भी जाते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखो, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इंस्टीट्यूट, ये सेमिनार वेबिनार अपने मेंबर्स के लिए करते रहते हैं ताकि सब अपडेट रहें। इसी तरह हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे वो सीए वाला है, चाहे वो सीएस वाला है, या जो ये वकील होते हैं उनका बार काउंसिल होता है, जो मेडिकल वाले होते हैं उनकी भी मेडिकल काउंसिल होती है। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होती है जो अपने प्रोफेशनल्स को अपडेट करता रहता है। जैसे टीचर्स को भी अपडेट करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है। इन इंडिया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इंटरेस्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स। अब आपको पता होना चाहिए वैसे कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, जिसका 20% आपका, ये समझ लो 20 नंबर है उसके। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसके भी 20 नंबर है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसके भी 20 नंबर है। तो आपको अच्छे से करना है, समझ लो मेरे 20 नंबर पक्के हो गए। तो डेवलप कौन करता है हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका बोर्ड होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये आगे फाइनल तक आएगा आपके पास, चीजें बार बार देख लो, अब याद कर लोगे तो अब भी काम आएंगी, आपको फाइनल में भी काम आएंगी, और उसके बाद सारी लाइफ आपकी
काम वर्किंग एरिया में भी काम आएंगी, तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। किस लिए बनाता है वो? ताकि कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी बार बार आएगा, याद रख लो इस चीज को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। दूसरी चीज जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उसका दूसरा उनका मतलब होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबल क्या मतलब कि ए ऑर्गेनाइजेशन को के रिजल्ट्स को बी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कंपेयर करें, या ए के अपने ही रिजल्ट को पिछले रिजल्ट के साथ कंपेयर करें। एक इंस्टीट्यूशन अपने ही पिछले रिजल्ट्स के साथ भी कंपेयर कर सकता है। जैसे आप देखो कि पिछली बारी मेरे इतने आए थे, इस बार इतने आए हैं, तो आप अपने ही उसको कंपेयर कर रहे हो। क्यों कंपेयर कर पाते हो? क्योंकि सेम पेपर है, सेम सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आपने अपने आप को कंपेयर करना है तो आप किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेरेबल और कंसिस्टेंसी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, और इनका एक अलग से बोर्ड बना हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग में। और आपके पूरी जब ये सिलेबस कर लोगे तो आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। जितने इस सिलेबस में है इस सिलेबस में करो, जितने बाकी आएंगे बाद में कराएंगे। Currently, there are two set of accounting standards in India. At present, हमारे पास दो सेट चल रहे हैं accounting standards के। Accounting standards as per companies accounting standard rules 2021, ये किसने बनाए हैं? कंपनी एक्ट ने, ठीक है, ये किसने बनाया? कंपनी एक्ट ने। और दूसरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंपनीज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो अब दो हो गए आपके। एक रूल क्या है? 2014 और सॉरी 2021 और 2015। लेकिन हम धीरे धीरे 21 पे आ रहे हैं, 15 में से वो सब निकलते जाएंगे। अभी हम दो चल रहे हैं, ये याद रखना, 15 एंड 21। पहले 6 में थे, 2006 से, वो अब खत्म हो गए हैं। उसकी जगह 2021 आ गया है, और 15 में कुछ नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इन एडिशन इसके साथ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जैसे वहां पर क्या हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, यहाँ पर है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो हमारी इंस्टीट्यूट का है। और ये कोस्ट अकाउंटिंग पे स्टैंडर्ड बनाते हैं, और इन्होंने 24 स्टैंडर्ड्स अब तक डेवलप कर दिए हैं। किस लिए? ये तो किस लिए कर रहे थे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले, की क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी के लिए। और हम किस लिए बना रहे हैं? टू फैसिलिटेट द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का भी आज के कंपटीशन के युग में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जितनी कोई कंपनी कॉस्ट कम करेगी उतना ही प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट करने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट लास्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपका चालान किसी का हो गया या नहीं होना चाहिए, रूल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसको कौन बनाएगा? रेगुलेटरी बॉडी। तो हमारे दिमाग में पुलिस आती है सबसे पहले, लेकिन हर एक एरिया की रेगुलेटरी बॉडी अलग अलग होती है। द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ वेरियस रेगुलेटर। उसके ऊपर नजर रखते हैं सब रेगुलेटर कंपनीज के ऊपर। तो इंडिया में डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो सबसे बड़ी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। फिर सेबी है, जानते हो ना आरबीआई और सेबी तो, या नहीं जानते बच्चे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। आईआरडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए पेंशन फंड को, पीएफ मतलब, आरडीए मतलब रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए पर पेंशन फंड को करती है। इन एडिशन देयर आर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो ट्राई है। ये हेलो, हाँ जी, मैं आपकी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको, थोड़ा मीटिंग में हूँ, ठीक है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीफोन की कंपनीज हैं, बीएसएनएल है, आइडिया है, एयरटेल है, इनको रेगुलेट करती है।
कंपटीशन कमीशन है जो कंपटीशन पे नजर रखती है। कंपटीशन भी हेल्दी होना जरूरी है ना, ऐसे ना हो कि कट थ्रोट कंपटीशन ही शुरू हो जाए। The regulations imposed by these authorities may also have important bearing on accounting of concerned entity. इन सभी regulations का हर एक एंटिटी की अकाउंटिंग पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सेबी का है, सेबी largely shape the accounting and more importantly reporting by listed firms in India. सेबी के रूल्स किसके ऊपर लगेंगे? आप किसी मोहाली में चल रहे हो तो चंडीगढ़ के रूल आप पे अप्लाई नहीं होंगे ना, मोहाली के रूल अप्लाई होंगे। और अगर आप चंडीगढ़ में चल रहे हो तो चंडीगढ़ के रूल अप्लाई होंगे। इसी तरह अगर आप सेबी के एरिया में काम कर रहे हो, और सेबी के एरिया में कब काम करोगे? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तब तो आपको सेबी की गाइडलाइंस माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उन फर्म को जो लिस्टेड होती हैं उनको वो रिपोर्ट करनी पड़ती है सेबी को जो वो मांगती है। सिमिलरली रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय IRDA जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज की अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट करता है। बैंकिंग में बेसल नॉर्म्स एंड अदर गाइडलाइंस जो है RBI देता है, सारी गाइडलाइंस उनको देखना पड़ता है। और बैंकिंग में जो अकाउंटिंग होती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर बहुत गाइडलाइंस दी जाती हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं जो बड़े पुराने पैसे पड़े हैं, लोग दे नहीं रहे, डेट हो गए हैं, बेड डेट जिसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो 2009 में इसके ये रूल्स बनाए गए हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। तो ये 4 फ्रेमवर्क हमने किए। प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच अकाउंटिंग एंड मोर स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज बेस्ड इन इंडिया। स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए दे हेल्प टू स्ट्रीमलाइन द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी। एक तो स्ट्रीमलाइन करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को ये चारों पिलर्स, और हमारी क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हों और ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, हेल्पफुल हो। तो आपका फर्स्ट इसके साथ खत्म होता है चैप्टर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं तो हम थोड़ा कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस क्या होती हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने +1 में भी पढ़े होंगे, कंसेप्ट्स भी पढ़े होंगे, कन्वेंशंस भी पढ़ी होंगी, तो ऑलमोस्ट वही रहेंगी हमारी यहाँ, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग is to provide financial information to the users of accounting information. जो भी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहा होता है, अकाउंटिंग हेड होता है, डायरेक्टर होता है अकाउंटिंग का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को प्रोवाइड करे। अब यूजर्स कौन से होते हैं? इनसाइडर भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं। फॉर दिस पर लेकिन सबको नहीं दे सकते ना, ठीक है। फॉर दिस पर्पस उसको रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं रखोगे, आपको आपके पेरेंट्स ने पैसे दे दिए और आपको वो कहेंगे कि 1 महीने बाद बेटा मैं हिसाब लूंगी इसका, आपने कहाँ कहाँ खर्च किए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिख के रखना पड़ेगा ना। अगर आपको पता है मम्मा ने कुछ नहीं पूछना, मेरी पॉकेट मनी है, मैं 5,000 6,000 जो भी मुझे मिल रहे हैं मैं जैसे मर्जी खर्च कर लूं, तो ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है हिसाब रखने का। लेकिन आपको पता है अभी मम्मा पूछेगी, पापा पूछेंगे, तो आप लिख के रखोगे ताकि आपको भूल ना जाए वो चीजें। तो इसीलिए हम रिकॉर्ड्स रखते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स का, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकें उसके यूजर्स को। The practice of record keeping may be practiced differently by different organization. अब सबकी रिकॉर्ड कीपिंग सेम तो हो नहीं सकती। आप सब मान लो आप 6-7 जितने भी बच्चे क्लास में हो, 10 बच्चे हो, मैं 10 बच्चों को बोलूँ कि 6,000 का हिसाब रख के दो मुझे, सब अपना अपना अलग अलग तरीके से रखेंगे, सेम तरीका किसी का भी नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, अब मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मुझे तो सबका हिसाब सेम चाहिए क्योंकि मैंने चेक करना है, दोनों का कंपेयर भी करना है, और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? मैं रूल बनाऊंगी, कन्वेंशन बनाऊंगी, स्टैंडर्ड बनाऊंगी, प्रोसीजर बनाऊंगी जो जनरली एक्सेप्टेड होंगे और यूनिवर्सली प्रैक्टिस। यानी कि एक फॉर्मेट, अब नॉर्मल वे में बता रही हूँ मैं, एक फॉर्मेट बना के दे दूंगी कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए आपका सारा काम। वही चीज यहाँ पर है, रूल्स बनेंगे। आपने किस अगर पहले मतलब अगर पहले ये खर्चा किया तो यहाँ लिखना है, ये किया तो यहाँ लिखना है, सब कुछ समझाऊंगी आपको रूल, ताकि मैं किसी की 4 सबकी शीट देखूं तो मुझे समझ आ जाए और मैं उसको फॉर्मूला लगा के कंपेयर भी कर सकूं। तो रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, ये 4 चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है
ताकि जनरली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड वो सेम हो जाए। दिस कॉमन सेट ऑफ रूल्स, अब जब इनको कंबाइंड कर देते हैं, कॉमन सेट ऑफ रूल्स क्या क्या चीजें हैं, रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। फिर 4 पिलर आ गए आपके, इन चारों को मिला के क्या बनता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। ठीक है, क्लियर है ये। द गैप इंडिकेट्स हाउ टू रिपोर्ट इकोनॉमिक इवेंट्स। गैप आपको बताएगा, मतलब क्योंकि उसने बताना है कि आपने कैसे, जैसे मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरह से रिपोर्ट करनी है, मुझे ऐसे नहीं कि लिख के दे, जैसे मर्जी लिख के दे दो। तो आपको रिपोर्ट कैसे करनी है इकोनॉमिक इवेंट की, वो गैप आपको बताएगा। एंड दस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ड्राफ्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए इन रूल्स को यूज किया जाता है, प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग में हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। They are to be followed by organizations so that the users of accounting information have an optimum level of consistency in the financial statement they use when analyzing companies for investment purpose। अब यहाँ देखो फिर वही बात आ रही है कि क्यों ये सब किया जाता है। ये जब ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को फॉलो करेगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं उनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो यूज करेंगे, और उनका विश्वास भी बढ़ जाएगा, तभी वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि यूजर बार वाला क्यों देखेगा आपके अकाउंट्स, मेरे को मान लो किसी कंपनी के अकाउंट्स में क्या इंटरेस्ट है, मैं तभी देखूंगी जब मेरे को इंटरेस्ट है, मैं वहां इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब दुनिया में बहुत सी लैंड फ्री पड़ी है, हमारे को क्या इंटरेस्ट है, हम वहीं जाते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आपकी अकाउंटिंग तभी देखेगा जब वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और इन्वेस्ट हम तब करेंगे जब हमें वो पसंद आएगी। और पसंद कब आएगी, जब उसकी लोकेशन अच्छी होगी, उसकी जगह अच्छी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो आपके अकाउंट्स अच्छे होंगे, तभी तो कोई इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में। Such accounting principles have been developed from, अब कैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया ये प्रिंसिपल बना लो और हमारा बन गया, नहीं, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि कौन क्या प्रैक्टिस है जिसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ रेगुलेटर्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेगुलेटर्स ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो किया जाता है, तब जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। क्योंकि अगर प्रिंसिपल हम कुछ और बना दे, ला कुछ और कह रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो सब चीजों को ध्यान में रख के ही प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by the Institute of चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर से बात आ गई वही कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनका फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही यही है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसी के हिसाब से ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई भी जाती हैं और प्रिपेयर भी की जाती हैं और प्रेजेंट भी की जाती हैं। एंड दूसरा, लॉ लेड डाउन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टेटस लाइक शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट। सिर्फ हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, उसके साथ मैंने अभी ऊपर बोला कि लॉ को भी फॉलो करना है। तो लॉ हमारा क्या है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 दिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, तो उसको भी फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, आगे है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब 3 चीजें बोल रहे हैं वो, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। पहले तो आपको इन तीनों में फर्क पता होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, रूल्स, प्रिंसिपल क्या है, रूल्स। इस तरह से याद करना है आपने। प्रिंसिपल आपके स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल रूल बनाता है ना, तो वो रूल है, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है। विच एक्ट एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, वो तो मैंडेटरी है। प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब प्राइमरी क्या है कि आपको स्कूल आना ही आना है, पढ़ो ना पढ़ो वो बात की बात है, टाइम पे स्कूल आना है, वो मेन है। वही चीज यहाँ पर है, पहले हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कैसे करनी है कोई ट्रांजेक्शन, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो वो हमें रूल्स बताते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर बुक्स को मेंटेन करना है, किस तरह से करना है ये हमें रूल्स बताएंगे। रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें हमें प्रिंसिपल्स बताती हैं। They provide standard for scientific accounting practice and procedure. तो हमें बताती हैं कि किस तरह से हमें साइंटिफिकली अकाउंटिंग प्रैक्टिस करनी है और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। They guide us how to transaction are recorded and reported. किस तरह से हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है, ये सब
रूल्स वाली बात चल रही है अभी। दे एश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी जरूरी है। अब सब लोग टाइम पे आते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी तो हो गई। ये तो है नहीं कि कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी जरूरी है, रूल्स सबको पता होने चाहिए। अगर कोई बच्चा कहे मुझे पता ही नहीं है जी 8 बजे स्कूल लगता है, मैं तो 10 बजे आ रहा हूँ, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। Accounting principles are accepted as such if they happen to be objective, enable, usable in practical situations, reliable होने चाहिए, feasible होने चाहिए, means applied without incurring high cost, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनियां छोड़ देंगी उसको। तो इसलिए वो रिलायबल होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए। ये तो है नहीं कि बच्चा रहता है जी फिरोजपुर और वो पढ़ने आ रहा है चंडीगढ़ हर रोज बस में, नहीं हो पाएगा ना। तो फिजिबल होने चाहिए, comprehensible to those with a basic knowledge of accounting and finance। तो हम उनको ही देंगे ये काम करने के लिए जिनको बेसिक नॉलेज तो कम से कम हो अकाउंटिंग की। ऐसे तो नहीं है कि साइंस वाले बच्चे को आपको डेबिट क्रेडिट उसको समझ नहीं आए। अब प्रिंसिपल्स को फिर दो चीजों में बांटा गया है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो मतलब प्रिंसिपल तो हेड है, ठीक है, उसके फिर दो पार्ट हो गए आगे, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। प्रिंसिपल एक ही है, रूल एक ही है, उसके दो पार्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे फर्दर। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर टू द assumptions एंड कंडीशंस। देखो कोई भी चीज, कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं उसमें assumptions जरूरी होती हैं। तो हमें assumptions लेनी है, conditions देखनी है, that define the parameter and constraint within which the accounting operate। तो कौन से पैरामीटर हैं जहां पर हमारी अकाउंटिंग काम कर रही है और उसके कॉन्स्ट्रेंट क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है जो वो नहीं कर पा रहे। They lay down the foundation of accounting principles and ensure recording of financial facts on sound basis and logical consideration। The common accounting concepts जो हैं वो है entity concept, coin concern concept, periodicity concept, money measurement and accrual concept, dual aspect concept, matching concept, रियलाइजेशन एंड कॉस्ट। ये हम फिर आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का सिर्फ आज का वर्क ये रहेगा कि आपको सारे कंसेप्ट लिख के याद करने हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं हमारी, ठीक है। तो कन्वेंशंस जो है वो कस्टम होती हैं, कंसेप्ट जो है वो रूल्स हैं, कंसेप्ट कन्वेंशंस हमारी कस्टम है, हमारे मेथड है, हमारे प्रोसीजर्स हैं, हमारी गाइडलाइंस। कंसेप्ट को फॉलो करना जरूरी होता है, कन्वेंशन हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ गाइडलाइंस है हमारी। एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल application of accounting principles, they are widely accepted and are common practice which are used as the guideline। ये गाइडलाइन है, सिर्फ ये याद रख लेना, कन्वेंशन मतलब गाइडलाइन, प्रिंसिपल मतलब रूल, ठीक है, और कंसेप्ट मतलब क्या था, इस तरह से याद करो आप, एक चीज को एक चीज के साथ जोड़ के याद करो। कंसेप्ट मतलब assumptions एंड कंडीशंस, ठीक है, ऐसे आपने याद करने हैं। These are widely accepted and are common practices which are used as guidelines when recording transactions. Accounting conventions are necessary part of accounting profession since they result in transactions being recorded in same way by multiple organizations. This allow for reliable comparison of financial facts and figures. However, accounting conventions may change over the period of time. चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, कन्वेंशंस चेंज हो सकते हैं, कस्टम चेंज हो जाते हैं ना हमारे, पहले कैसे शादी होती थी अब कैसे होती है, दीज आर कस्टम कन्वेंशन। पर कंसेप्ट तो वही है ना कि शादी होती है तो फैमिलीज के अंदर, कंसेप्ट जो है वो सेम रहते हैं। may change over a period of time thus reflecting shifts in general opinion। ये ओपिनियन है